हेलो साथियों, स्वागत है व अभिनंदन करता हूं आज की इस क्लास में। तो साथियों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का गोहिल वंश। मेवाड़ का गोहिल वंश या मेवाड़ का सिसोदिया वंश। तो बेहतरीन तरीके से संपूर्ण जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा। तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। तो मेवाड़ का इतिहास है ये, इनके बारे में आज बात करते हैं। मेवाड़ का गोहिल वंश। मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। इसे मेरपाट, प्रागवाड़, सिवी जनपद आदि उपनामों से जाना जाता है। मेवाड़ का गोहिल वंशी राजघराना एकलिंगजी शिव का उपासक था। इनका जो मेवाड़ के शासकों के जो कुल देवता है वो एकलिंग जी हैं। इसी कारण मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को स्वयं के राजा या इष्टदेव, स्वयं के दीवान मानते थे, या स्वयं को एकलिंग नाथ जी की क्या मानते थे, दीवान मानते थे। गोहिल वंश की कुलदेवी बाण माता, इनका मंदिर है वो उदयपुर जिले में स्थित है। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी ये मंदिर स्थित है। मेवाड़ रियासत के सामंत है वो उमराव। सामंत मतलब सरदार। जो मेवाड़ रियासत के जो सरदार है वो उमराव कहलाते हैं। मेवाड़ के महाराणा राजधानी छोड़ने से पहले एक लिंग जिससे आज्ञा लेते थे उसे आस्का कहते थे। मेवाड़ के महाराणा हिंदुआ सूरज कहलाते हैं क्योंकि वो स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। गोहिल वंश के राजध्वज पर उगता सूरज और धनुष बाण अंकित है तथा इसमें उदयपुर का राजवाक्य जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करता है ये अंकित है उस पर। ये शब्द उनके स्वतंत्रता, प्रियता एवं धर्म पर दृढ़ रहने के संकेत देते हैं। मेवाड़ में 1877 में महाराणा के कोर्ट का नाम बदलकर इजलास खास की स्थापना कह सकते हैं। मेवाड़ में इजलास खास की स्थापना 1877 में की गई। ये मेवाड़ का एक कोर्ट था, उसका नाम बदलकर इजलास खास कर दिया गया और स्थापना भी 1877 में की गई। मेवाड़ राज्य या रियासत के विभिन्न शासकों के कालक्रम में शासकों कौन कौन शासक थे उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला शासक है गोहिलादित्य। तो गोहिलादित्य के पिता का नाम शिलादित्य तथा माता का नाम पुष्पावती था। गोहिलादित्य गोहिल या गुहादित्य के नाम से शासक बना था, जिसने लगभग 566 ईस्वी के आसपास मेवाड़ में इन्होंने गोहिल वंश की स्थापना की थी। इसलिए गोहिलादित्य या गुहादित्य को गोहिल वंश का शासक माना जाता है। गोहिलादित्य ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया और नागदा जो है ये उदयपुर जिले में स्थित है। अगला शासक है बापा रावल। बापा रावल जिसे कालभोज, मालभोज कहा जाता है। बापा रावल हरित ऋषि के शिष्य थे, उनकी गाय चराया करते थे। हरित ऋषि मेवाड़ के शासकों के इष्ट देवता एकलिंग जी के मुख्य पुजारी थे। एकलिंग जी के मुख्य पुजारी थे। आगे हारित ऋषि ने इन्हें बप्पा रावल की उपाधि दी थी। बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के राजा मानमोरी को हराकर मेवाड़ में गोहिल साम्राज्य की नींव रखी थी। इसलिए बप्पा रावल को मेवाड़ में गोहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बप्पा रावल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने की सिक्के चलाने वाला शासक कौन था? तो बापा रावल था। और वह अपने इष्ट देव एकलिंग जी का कैलाशपुरी में मंदिर बनाया। बिल्कुल, एकलिंग जी का जो कैलाशपुरी में मंदिर है ये उदयपुर राजसमंद जिले में पड़ता है। ये मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर नागदा में इनका देहांत हो जाता है बप्पा रावल का, और यहीं पर बप्पा रावल की समाधि स्थित है। आगे है अल्लट या आलूराव। अल्लट ने सर्वप्रथम आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। अल्लट ने हुण जो राजकुमारी थी, हुण राजकुमारी जिसका नाम था हरिया देवी, उनसे शादी की थी। अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया था, जो वर्तमान में अभी चल रही है। इतिहासकार हीराचंद ओझा के अनुसार मेवाड़ के शासक अल्लट ने प्रतिहार वंश के देवपाल को मारा था। बात करते हैं इतिहासकार हीराचंद जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिन्होंने मुख्य रूप से राजस्थान का इतिहास लिखा है। और इनका जो जन्म है वो रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ है और इसे राजस्थान का गिरिवन कहा जाता है। अगला शासक है रण सिंह या कर्ण सिंह। रण सिंह 1158 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना था। रण सिंह के शासनकाल में गोविंद वंश जो है 2 भागों में बट गया था।
प्रथम रावल शाखा रण सिंह के पुत्र सेम सिंह ने रावल शाखा का निर्माण कर चित्तौड़ पर शासन किया। और दूसरा जो है राणा शाखा, रण सिंह के पुत्र राहप ने, किसने, राहप ने सिसोदा गांव में बसाकर राणा शाखा की नींव रखी। सिसोदा गांव में रहने के कारण ये शासक क्या कहलाते हैं, सिसोदिया शासक कहलाते हैं। और इसके बाद ये वंश सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाता है। अगला शासक है जेतर सिंह। 1213 ईस्वी से लेकर 1250 का इनका जो कालखंड है। तो जेतर सिंह के काल को क्या कहा जाता है, जेतर सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। बोतेला का युद्ध हुआ था जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। ये युद्ध है 1227 में लड़ा जाता है। ये भूताला एक गांव पड़ता है राजसमंद जिले में। वर्तमान में वो गांव कहाँ स्थित है, राजसमंद। तो भूताला के युद्ध जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य 1227 में ये लड़ा जाता है, जिसमें और भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित किया था किसने, जेतर सिंह ने। जेतर सिंह की विजय होती है और इल्तुतमिश से हार जाता है। इसकी जानकारी जय सिंह सूरी करते ग्रंथ है। जय सिंह सूरी ने लिखा था हमीर मद मर्दन, हमीर मद मदन ग्रंथ में इसकी जानकारी मिलती है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने यह युद्ध 1221 से लेकर 1229 की मध्य बताए हैं। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने नागदा को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये ग्रंथ बता रहा है, कौन सा, हमीर मद मर्दन। तो जय सिंह सूरी ने ग्रंथ लिखा था हमीर मद मर्दन। इस ग्रंथ में यह जानकारी मिलती है। और गोपीनाथ शर्मा ये कहता है कि ये युद्ध 1221 से 1229 के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में इल्तुतमिश ने नागदा को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। जेतर सिंह ने इल्तुतमिश के आक्रमण से परेशान होकर अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़ बढ़ाई थी। आगे है जेतर सिंह मेवाड़ का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेवाड़ का एकमात्र वह शासक जिसने दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, तो वो शासक कौन है, तो वो है जेतर सिंह। आगे है तेज सिंह। बात करते हैं तेज सिंह की। तो इनका शासनकाल 1250 से लेकर 1273 ईस्वी का है। इनकी उपाधि जो है उमापति वारलब्ध, उमापति वारलब्ध इनके ये उपाधि। और इनकी रानी का नाम जेतलदे था। तेज सिंह के समय मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र सोनी। ये 1260 ईस्वी का है, जिसके लेखक कौन थे, कमलचंद थे। लेखक कमलचंद था। और ये मेवाड़ का जो है ये प्रथम चित्र है, प्रथम ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तेज सिंह ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में जो श्याम पार्श्वनाथ मंदिर है उनका निर्माण उन्होंने तेज सिंह ने करवाया था। आगे शासक है समर सिंह। तो समर सिंह का शासनकाल जो है ये 1273 से लेकर 1301 ईस्वी, 1273 से 1301 ईस्वी का शासनकाल समर सिंह का है। समर सिंह के शासनकाल में उसके पुत्र कुंभकर्ण ने नेपाल में घुल वंश की स्थापना की थी। तो ये कुंभकर्ण था जिन्होंने नेपाल में जाकर घुल वंश की नींव डाल दी थी, वह समर सिंह का बेटा था। तथा दूसरे पुत्र रतन सिंह ने चित्तौड़ पर शासन किया। रतन सिंह शासक बनता है 1301 से 1303 तक। तो ये बाद में रावल नाम से ये शासक बनते हैं। तो बात करते हैं रावल रतन सिंह की। 1301 से 1303 का जो शासनकाल है वो रावल रतन सिंह का काल कहलाता है। रावल रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। रावल रतन सिंह के समकालीन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी नीति के तहत चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया। इस युद्ध में 26 अगस्त 1303 को रतन सिंह गोरा और बादल इनके सेनापति थे। पद्मिनी का चाचा कौन था, तो गोरा और बादल जो है पद्मिनी का भाई था। चाचा और भतीजा था, भाई नहीं था, भतीजा था। लड़ते हुए मारे गए और केसरिया होता तथा महारानी पद्मिनी और अन्य रानियों ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया था। और ये जो पद्मिनी है ये गंधर्व सेन की बेटी थी। यह चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ जो इन्होंने 1540 में लिखा था, पद्मावत ग्रंथ, मलिक मोहम्मद जायसी, उस ग्रंथ में
इस युद्ध का जिक्र किया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार यह युद्ध राघव चेतन के कहने पर रावल रतन सिंह की रूपवती महारानी पद्मिनी की चाह में, ये सब काम किसका, राघव चेतन को। जब रतन सिंह को ये बात पता चलती है कि राघव चेतन ने ये सब कर लिया, तो राघव चेतन को देश निकाला दे दिया जाता है। और ये राघव चेतन वहाँ से निकल कर कहाँ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है कि ऐसी है, सारी बातें बता देता है। तब वो अलाउद्दीन खिलजी इस पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है। रानी पद्मिनी के तोते का नाम हीरामणि तोता था। मनुष्य की आवाज में बोलने वाला तोता था। ये तोता पहले कहाँ आया था, ये तोता पहले गागरोन दुर्ग आता है, वहां से चलकर ये कहाँ आता, चित्तौड़ आता है। तो रतन सिंह को बताता है कि रानी के बारे में पद्मिनी। फिर ये रतन सिंह कहाँ जाते हैं, वहाँ श्रीलंका जाते हैं गंदर सेन की वह बेटी से मिलने के लिए। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा है। यह शाखा राजस्थान का दूसरा शाखा था। इससे पहले कहाँ हुआ था, रणथंभौर में हुआ था 1301 में। वहां पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। यह युद्ध का सजीव चित्रण प्रसिद्ध इतिहासकार एवं जो कवि थे अमीर खुसरो ने किया था, क्योंकि अमीर खुसरो इस युद्ध के समय खिलजी के साथ था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था। खिज्र खां के नाम पर क्या रखा था, खिजराबाद रखा। और जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया। और जो सिवाना का है वो रख दिया खैराबाद। वहाँ का शासक अपने पुत्र खिजरगाह को बनाया और चित्तौड़ दुर्ग खिजरगाह को सौंपकर ये दिल्ली चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बीमार होने पर खिजरगाह दुर्ग की जिम्मेदारी जो है मूचाला मालदेव को सौंपता है, सौंपकर दिल्ली चला जाता है। और मूचाला मालदेव ने दुर्ग की जिम्मेदारी अपने पुत्र जयसिंह या जयसा को सौंप दी। अगला शासक है हमीरदेव चौहान। 1326 से लेकर 1363 का जो शासनकाल है वह हमीरदेव चौहान का शासनकाल है। राणा हमीरदेव चौहान जो अरि सिंह के पुत्र थे, किनके पुत्र थे, अरि सिंह के पुत्र ने मालदेव के पुत्र जय सिंह को 1326 में हराकर मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। इसलिए राणा हमीरदेव को मेवाड़ का उद्धारक कहा था। सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को क्या कहा था, विषम घाटी स्वच्छानंद विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश अडिग रहने वाला शासक कहा गया। विकट आक्रमणों में शेर के सदृश अडिग रहने वाला जैसे शासक बताया गया है, विषम घाटी पंचानन जैसे कहा गया है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जैसे कहा गया वो है राणा हमीर। कुंभाधर रचित गीत गोविंद पुस्तक की टीका रसिक प्रिया में इसे वीर राजा की उपाधि दी गई है। राणा हमीरदेव के समय चित्तौड़ पर राणा शाखा ने शासन करना शुरू किया। अमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध जो चित्तौड़गढ़ में लड़ा गया था में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था। राणा हमीरदेव ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बात करते हैं राणा लाखा या लक्ष्य सिंह जो 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। इसकी शादी वृद्धावस्था में मारवाड़ के रावचूड़ा की पुत्री तथा रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई से सशर्त उत्पन्न होने वाली संतान मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगी, इसलिए उनकी शादी हो जाती है। महाराणा लाखा का बड़ा पुत्र तथा हंसाबाई का सौतेला पुत्र राणा चूड़ा था। राणा चूड़ा के मेवाड़ का राज्य जो है हंसाबाई के होने वाले पुत्र को देने और जीवन भर कुंवारा रहने की विषय में इसने एक प्रतिज्ञा ली थी। इसलिए रावचूड़ा को क्या कहा था, मेवाड़ का भीष्म पितामह या राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। महाराणा लाखा एवं हंसाबाई के मौके उनसे जो उत्पन्न पुत्र हुआ था उनका नाम था मोकल। मोगल ने राजसमंद में जो 4 भुजानाथ मंदिर है गढ़बोड़ में निर्माण करवाया था, जो भगवान विष्णु का मंदिर है। राणा लाखा के शासनकाल में जावर उदयपुर में चांदी या जो चांदी इसी व्यवस्था की जो खान साथ में निकली थी, ये खान जो है राणा लाखा के काल में निकली थी। कहाँ निकली थी, जावर उदयपुर में। राणा लाखा के शासनकाल में छितर या पीछू नामक बंजारे ने पिछला झील उदयपुर में पिछला झील का जो निर्माण है वो राणा लाखा के शासनकाल में किसने करवाया था, एक बंजारा था जिसका नाम था
पिच्छू या छित्र बन जाए। अगला शासक है राणा मोकल। इनका शासनकाल है 1421 से 1433 ईस्वी का। राणा मोकल की राजमाता कौन थी? हंसाबाई तथा इसका संरक्षक जो है राव चूड़ा था। 1433 ईस्वी में अहमद खां के साथ हो रहे जिलवाड़ा युद्ध के मैदान में महपा पंवार के कहने पर चाचा व मेरे दोनों राणा छतर सिंह की खातिन प्रेमिका कर्मा के अवैध संतान थी ने हत्या कर दी थी ने इनकी हत्या कर दी थी। मोकल की रानी कमलावती ने युद्ध में अहमद शाह के सामना किया था। अहमद शाह सामना किया था तथा रानी सौभाग्यवती कुंभा को मोकल का पुत्र था। ये राणा जो कुंभा था ये मोकल का पुत्र था। और रानी कौन थी जो राणा मोकल की थी? वो सौभाग्यवती थी। इनको लेकर ये कहाँ चले गए? चित्तौड़ चले गए। राणा मोकल ने समिदेश्वर मंदिर का बिल्कुल समिदेश्वर मंदिर जैसे त्रिभुवन नारायण मंदिर का चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्माण राणा मोकल ने करवाया था। और द्वारकाधीश या कह सकते हैं द्वारिका नाथ मंदिर का निर्माण भी इसने करवाया था। आगे है राणा कुंभा। इनका शासनकाल है 1433 से 1468 ईस्वी का है। राणा कुंभा राणा मोकल और रानी सौभाग्य देवी का बेटा था। कह सकते हैं राणा कुंभा की माँ कौन थी? सौभाग्य देवी थी। इनकी पत्नी का नाम पूछा जाए राणा कुंभा की तो कुंभल देवी था, जिसके नेतृत्व में इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण 1448 से 1458 में 10 साल में इनका निर्माण करो। इनकी बेटी का नाम जो है वो थी रमाबाई। जो चंगार सवरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वो सवरी रमाबाई की इनकी बेटी की है। तो बात करते हैं राणा कुंभा का जन्म जो है 1423 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में, जैसे मेवाड़ की आंख कहा है कटारगढ़ को। राणा कुंभा के उपनाम क्या है? हिंदू सुल्तान मतलब मुस्लिम शासकों को पराजित करने के कारण। अभिनवता सारे संगीत ज्ञान के लिए हाल गुरु, शेल गुरु, बहुत सारे नामों से जाना जाता। हाल गुरु गिरि दुर्गों का निर्माता, बहुत सारे दुर्गों का निर्माण इसने करवाया। मेवाड़ में लगभग 84 दुर्ग, इसमें से 32 दुर्गों का निर्माण इस कुंभा ने करवाया। राणो रासो विद्वानों का आश्रय था। राजगुरु विद्वान राणो दय दान गुरु अश्वपति नरपति शेल गुरु आदि उपनामों से जाना जाता है। राणा कुंभा के संगीत गुरु कौन था? सारंगधर व्यास था। राणा कुंभा के दरबार में तिलभट्ट नाथा मुनि सुंदर सूरी आदि विद्वान थे। मेवाड़ के राणा कुंभा ने संगीत पर ग्रंथ के जैसे रसिक संगीत मीमांसा संगीत राज जो 5 भागों में व्यक्त है, क्योंकि इनके अक्षर ही 5 है, और सूड प्रबंध आदि ग्रंथ है। प्रसिद्ध संगीत के रमाबाई कुंभा की पुत्री थी, जिसे वागीश्वरी के नाम से जाना जाता है। रमाबाई का एक दूसरा नाम है वागीश्वरी। कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला चाचा और मेरा को मार कर लिया था। तो चाचा और मेरा दोनों ने ही हत्या की थी। किसकी की थी? राणा मोकल की थी, कुंभा के पिता की। सारंगपुर का युद्ध लड़ा था महाराणा कुंभा ने 1437 में। सारंगपुर कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। युद्ध में मालवा या मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को पराजित कर मालवा पर विजय के उपलक्ष्य में 9 मंजिल कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। वो मालवा विजय पर जब सारंगपुर का जो युद्ध जीता था 1437 में, उसी के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने क्या करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसकी ऊंचाई लगभग 120 मीटर। विजय स्तंभ की भारतीय जैसे क्या कहा था? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। तो विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता कौन है? कवि अत्रि भट्ट या कवि महेश कह सकते हैं। कवि अत्रि ने शुरू की थी, और लेकिन इनके निधन हो जाने से इनके पुत्र महेश ने क्या किया था? इस प्रशस्ति को पूरा किया था। तो कीर्ति स्तंभ में ये जैन कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, ये सारे भारमल की हवेली, ये सब कुछ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और भारमल की जो हवेली है उसका निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसने करवाया था? उदय सिंह ने करवाया था। राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य कुंभा की दादी व राव जोधा की भूआ हंसाबाई ने 1753 ईस्वी में पाली में
औल बाउल की संधि हुई थी। और ये कहाँ संधि होती है? ये पाली में संधि होती है, पाली की सीमा पर होती है। तो ये संधि 1753 में होती है, जिस संधि का नाम है औल बाउल की संधि। ये संधि कौन करवाता? ये हंसाबाई करवाती, राणा मोकल की पत्नी थी हंसाबाई। राणा मोकल की नहीं थी, राणा लाखा की थी। और ये संधि जो है राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य होती है। और ये संधि का कारण क्या होता है? मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करना। कहते हैं कि राव जोधा आपकी सीमा यहीं तक है और राणा कुंभा आपकी सीमा यही है। मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का क्या किया गया? निर्धारण किया गया। और दोनों की सीमा का निर्धारण के लिए याल बाल की संधि होती है 1753 ईस्वी में। तथा राव जोधा ने अपनी पुत्री जो थी श्रृंगारी देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया था। और राव जोधा था, अगर बात की राव जोधा की, तो राव जोधा ने जोधपुर शहर बसा था। मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है राणे कर्णी माता के आशीर्वाद से रखी थी। इसके साथ ही राव जोधा के पुत्रों में एक था राव दूधा, जिन्होंने 1788 में मेड़ता की स्थापना की थी। एक और दूसरा पुत्र था राव बीका, जिन्होंने अक्षय तृतीया आखा तीज पर वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया थी। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह वो इसी अक्षय तृतीया पर आखा तीज पर होता है। और आखा तीज पर ही 1788 में राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। अगर बीकानेर राजवंश पूछा जाए तो 1765 में स्थापित किया गया। इसके साथ एक पुत्र था, तीसरा पुत्र, जिसका नाम था राव सातल, जिन्होंने पोखरण जैसलमेर में सातलमेर की स्थापना की थी। उसी सातलमेर में भैरव राक्षस का जो वध है वो रामदेव जी के द्वारा किया जाता है। और हड़बू जी को राव जोधा ने हड़बू जी ने राव जोधा को कटार भी भेंट की थी। आगे बात करते, राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का जो विवाह कुंभा के पुत्र रायमेल के साथ करवाया था। आगे है राणा कुंभा के काल में राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत हुई। तो राजस्थान में जो चित्रकला की शुरुआत है किनके समय हुई थी? राणा कुंभा के काल में। इसलिए राजस्थान में चित्रकला का जनक कहा था राणा कुंभा को। कुंभा द्वारा निर्माणकारी कुंभलगढ़ दुर्ग पत्नी कुंभल देवी की याद में राजसमंद में निर्माण करवाया था। आसड़गढ़ दुर्ग जो सिरोही में स्थित है, आबू में बसंतीगढ़ दुर्ग और मचान दुर्ग ये भी सिरोही में स्थित है। भोमट दुर्ग स्थित है जो भोराट के पठार पर बनाया था। और कुंभा मंदिर या कुंभा महल या कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया था। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? संगीत राज है, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कामराज रतिशार, हर वर्तिका और जयदेव के गीत गोविंद का टीका, रसिक प्रिया, संगीत कर्म दीपिका और नवीन गीत गोविंद और वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर टीका, इन सब रचनाओं की जो ग्रंथों की रचना राणा कुंभा ने की थी। कुंभा ने एकलिंग महात्म्य के प्रथम भाग राज वर्णन की रचना की थी। एक प्रशस्ति थी रणकपुर प्रशस्ति, जिसमें कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग शासक बताया गया था। ये दोनों अलग अलग एक नहीं है, लेकिन वास्तव में एक ही है, एक ही थे। वीर विनोद जो है कवि श्यामल दास ने लिखी थी। और ये कवि श्यामल दास भीलवाड़ा के थे। कवि श्यामल दास ने वीर विनोद पुस्तक के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण है वो कुंभा ने करवाया था। ये जानकारी कहाँ मिलती है? ग्रंथ है श्यामल दास का, वीर श्यामल दास का वीर विनोद। उस ग्रंथ में यह जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के 84 दुर्ग है, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा था। स्थापत्य कला इसलिए जनक कहा था क्योंकि इन्होंने इतने दुर्गों को 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, इसलिए इन्हें स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा की उनके पुत्र उदय ने कुंभा की हत्या किसने की थी? कुंभलगढ़ दुर्ग में की थी। उनके पिता उदयकर्ण को ने 1768 ईस्वी में हत्या का, इसलिए उदयकर्ण को इसलिए उदयकर्ण को क्या कहता है? मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। पूछा जाए मारवाड़ का पितृहंता तो राव मालदेव को कहा जाता है, जिन्होंने अपने पिता राव गांगा की हत्या की थी। कहते हैं कि राव मालदेव ने अपने पिता को
सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। ऊपर खड़े थे तो उन्होंने ऊपर से ही धक्का दे दिया, मार दिया। और अगर इनका दूसरा पितरंता पूछा जाए तो भगत सिंह था, जिन्होंने अजीत सिंह की हत्या की थी। अजीत सिंह वही था कान का कच्चा, जिन्होंने वीर दुर्गादास राठौड़ जैसे मारवाड़ का गहरी बाल्टी का था, उनको वहां से निकाल दिया था। और वीर दुर्गादास राठौड़ का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? बाड़मेर में हुआ था। इनकी छतरी जो है मध्य प्रदेश में, उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे बनी हुई है। और चौहानों का पितरंता पूछा जाए तो जगदेव था, जिन्होंने अपने पिता अणुराज की हत्या की थी। ये अजमेर के चौहानों का पितरंता कहा जाता है। आगे बात करते हैं चंपानेर की संधि जो होती है ये कब? 1756 में होती है। आल बाल की संधि 1753 में होती है। और जो चंपानेर की संधि होती है वो स से चंपानेर, स से ही 56 पीछे, मतलब 1756 में हुई। तो चंपानेर की संधि गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह तथा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की संयुक्त सेना ने मेवाड़ के राणा कुंभा को हराने के उपलक्ष्य में ये संधि रची थी। और हराकर कुंभा के मुल्कों को आपस में बांटने के लिए 1756 में ये संधि होती है। लेकिन 1757 ईस्वी में बदनौर के युद्ध में, बदनौर कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है। और कालिका माता का मंदिर भी स्थित है बदनौर में। और 1757 में बदनौर के युद्ध में राणा कुंभा इनकी सेनाओं से हार नहीं सके, जीत जाते हैं, दोनों को हरा देते हैं, जिससे इनकी चंपानेर की संधि सफल नहीं हो सकी। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर, सॉरी इसमें चंपानेर में कालिका माता का मंदिर नहीं, कालिका माता का मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। बदनौर में तो उन्होंने कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला शासक है राणा कुंभा, सबसे शक्तिशाली शासक है ये। तो 1509 से 1528 का जो शासनकाल है वो राणा सांगा का है। अगला शासक कौन है? राणा सांगा। तो राणा सांगा का शासनकाल है 1709 से 1728 ईस्वी का है। राणा सांगा के पिता रायमल थे। और रायमल किसके पुत्र थे? कुंभा के पुत्र थे। और माता का नाम क्या था? संघारी देवी। और संघारी देवी कौन थी? रावत जोधा की पुत्री थी। राणा सांगा का जन्म जो है 12 अप्रैल 1482 को हुआ। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को था। और सांगा 1509 में मेवाड़ का शासक बना था। राणा सांगा को हिंदू पद और सैनिकों का भग्नावशेष, शरीर पर लगभग 80 से 83 घाव होने के कारण इसे क्या कहता है? सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। राणा सांगा राजस्थान का अंतिम हिंदू राजा था जिसने सेनापतित्व में पूरे राजपूतों ने मुगलों को भारत से बाहर निकालने का प्रयास किया था। पाती परवन की जो उपाधि लेकर जो शासक बना था वो राणा सांगा ही था। खातौली का युद्ध लड़ा था राणा सांगा ने 1517 में। खातौली जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। तो खातौली का युद्ध लड़ा था 1517 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी को हराया था इस युद्ध में। बाड़ी का युद्ध, तो बाड़ी किस जिले में स्थित है? बाड़ी जो धौलपुर जिले में स्थित है। और राणा सांगा ने 1518 में बाड़ी धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। अगला युद्ध होता है राणा सांगा के मध्य कौन सा? गागरोन का युद्ध। गागरोन कहाँ स्थित है? गागरोन है आहू और कालीसिंध नदियों के तट पर स्थित है। और राजस्थान का एकमात्र ये जल दुर्ग है। किले के नीचे से नदियां बहती है। जल दुर्ग की श्रेणी में होता है। बिना नींव के ये खड़ा किला है, गागरोन दुर्ग है। और परमार शासक दो राजा परमार बेजुद्दौला ने इस गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाया था। गागरोन तोतों के लिए ये दुर्ग प्रसिद्ध है। इसमें गीत कर रही पहाड़ी स्थित, कहते हैं युद्ध बंदियों को जो जिसकी सजा मिल जाती थी उनको वहां से फेंक कर मार दिया जाता था। तो वो जो है गागरोन का किला है। कहते हैं गागरोन के किले के बारे में कि हिंदू उसे दूर से देखता है तो उसे मंदिर नजर आता है, और मुस्लिम जो है मुसलमान उसे अगर दूर से देखता है तो उसे मस्जिद नजर आता है। ऐसा किला है ये गागरोन का दुर्ग है। तो इस दुर्ग में दो शाखे भी थे। एक तो 1423 ईस्वी में होता है, 1423-24 में।
और एक होता है 1444 ईस्वी में। और बात की जाए तो जो 1570 में जो नागौर दरबार लगा था, अकबर ने लगाया था, उसमें पृथ्वीराज जो सिसोदिया था उनको ये दुर्ग जो है जागीर में दे देता है और पृथ्वीराज सिसोदिया यहीं रहकर वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना करता है। आगे बात करते हैं गागरोन का युद्ध जो है राणा सांगा और मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को इसने पराजित किया था और युद्ध झालावाड़ में लड़ा जाता है। आगे है बयाना का युद्ध। बयाना कहाँ स्थित है? भरतपुर में। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बयाना भरतपुर में स्थित है। और करौली में जो यादव वंश की नींव डाली गई थी और यादव वंश की पहली राजधानी बयाना को बनाई गई थी। और प्रथम विजय स्तंभ का जो निर्माण किसने करवाया था? समुद्र गुप्त ने करवाया था। इसके साथ ही असलगढ़ सुरही में एक विजय स्तंभ स्थित है। और अहुआ पाली में है जो 1857 की क्रांति का प्रतीक है। और 1965 युद्ध का प्रतीक विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तनोट माता मंदिर में। इसके साथ ही जो प्रसिद्ध विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो बयाना का युद्ध है वो 16 फरवरी 1527 ईस्वी में हुए बयाना के युद्ध में राणा सांगा के सैनिकों ने बाबर के मध्य युद्ध लड़ता है। राणा सांगा के सैनिकों ने बाबर के सैनिकों दुर्ग रक्षक बाबर का बहनोई मेहंदी ख्वाजा को हराकर, ये मेहंदी ख्वाजा इस युद्ध में आता है बाबर के साथ। तो ये बाबर का कौन था? बहनोई था, जीजा था, को हराकर बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। खानवा का युद्ध लड़ा जाता है 17 मार्च 1527 को। यह युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के मध्य बहुत ही भयानक, जिसमें पाती परवन को लेकर एक पत्र भेज देता है पाती परवन को लेकर के राजस्थान के सभी राजा इसमें शामिल हो गए और हम मुगलों को यहाँ से खदेड़ देंगे। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा बाबर से परास्त हो गया, बाबर से हार जाता है राणा सांगा। खानवा के युद्ध में, ये खानवा का युद्ध कहाँ लड़ा था? रूपस भरतपुर में। बाबर ने जिहाद कहा कि अपने सैनिकों को कहा कि जो करना कर लीजिए, मुझे हर हाल में ये युद्ध जीतना है। तो जिहाद या धर्म युद्ध का नारा दिया। इस युद्ध में राणा सांगा ने पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया, जिसके तहत इसमें राजस्थान के 7 राजा, 9 राव तथा 104 सामंत शामिल हुए। बाबर ने इस युद्ध में तुलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, जिसमें उसकी सेना के पास तोहफे बंदूक थी। ये वो युद्ध है जिसमें सबसे पहले बंदूकें तोहफों का प्रयोग किया गया। राजस्थान में तोहफे और बंदूकें लाई गई। युद्ध में सांगा के सिर पर एक तीर लगा, जिससे राणा सांगा घायल हो जाता है और उन्होंने अपना राजन तथा हाथी सादड़ी के झाला अज्जा को दे दिया एवं युद्ध के मैदान छोड़कर कहाँ चले गए? युद्ध के मैदान छोड़कर बसवा दौसा चले गए। और बसवा दौसा में ही राणा सांगा का स्मारक कह सकते हैं, चबूतरा कह सकते हैं, वो स्थित है। और राणा सांगा की जो छतरी स्थित है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा जहाँ पर मेजा बांध स्थित है, कोठारी नदी पर स्थित है। इसके साथ ही खारी नदी पर खारी बांध स्थित है भीलवाड़ा में। और खारी नदी के तट पर स्थित है आसीन, जिसे गुजरों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, जहाँ पर स्वाई भोज मंदिर स्थित है। इसके साथ ही देवनारायण जी का मंदिर स्थित है, जहाँ पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेले का आयोजन किया जाता है और देवनारायण जी को रामदेव जी की समानी पूजा जाता है। राज्य क्रांति का जनक कहा था देवनारायण जी को। और माघ शुक्ल षष्ठी को इनका जन्म होता है। तो बसवा दौसा में राणा सांगा का क्या स्थित है? चबूतरा स्थित है। आगे बात करते हैं। सांगा कोकालपी मध्य प्रदेश नामक स्थान पर साथियों ने जहर दे दिया था। रहता ही नहीं था कि मैं तो युद्ध में जाऊंगा ही, लेकिन उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, वो युद्ध करने के लायक भी नहीं था। तो सांगा कोकालपी मध्य प्रदेश नामक स्थान पर साथियों ने जहर देकर 30 जनवरी 1528 को मार दिया था। बात करिए कि 30 जनवरी को, उसी दिन महात्मा गांधी की हत्या होती है और शहीद दिवस मनाया जाता है देश में। राणा सांगा का दाह संस्कार मांडलगढ़ में हुआ, जहाँ उनकी छतरी बनी है। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी व हसन खां मेवाती 2 अफगानों को शरण दी थी। राणा सांगा ने
दो इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी और हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती अलवर के थे। दो अफगानों को, ये अफगान लेकिन अलवर में ज़्यादा रहते थे तो अलवर के ही बसते हैं। दो अफगानों को शरण दी थी। मेवाड़ के राणा सांगा ने प्रतिज्ञा की थी जब तक वह अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लेता तब तक वो चित्तौड़ के फाटक में दरवाजे में प्रवेश नहीं करेगा, कि वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश नहीं करेगा जब तक अपने शत्रु को हरा नहीं लेता, खदेड़ नहीं देता, देश से निकाल नहीं देता, तब तक वो अपने फाटक में दरवाजे में प्रवेश नहीं करेगा चित्तौड़ के। अगला शासक है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य छोटी उम्र में राजा बना, जिस कारण राजकार्य का संचालन उनकी माता हाड़ी रानी कर्मावती करती थी। विक्रमादित्य के शासनकाल में 1533 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया। किसने किया? गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह, जिन्होंने 1533 ईस्वी में विक्रमादित्य में आक्रमण कर दिया, विक्रमादित्य पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। लेकिन हाड़ी रानी कर्मावती ने संधि कर ली और संधि के तहत गागरोन दुर्ग उनको सौंप दिया था। गागरोन दुर्ग नहीं, रणथंभौर दुर्ग उनको सौंप दिया था, जिससे बहादुर शाह वापस ला गया। विक्रमादित्य के शासनकाल के 1434 की अगर बात की जाए तो गुजरात के बहादुर शाह ने फिर से आक्रमण कर, तो हाड़ी रानी कर्मावती है, इन्होंने एक मुगल शासक था हुमायूं को राखी भेजी थी कि आप हमारी रक्षा कीजिए इस बहादुर शाह से, ये बार बार आ जाता है, आक्रमण करता, पहले भी आया तो हमने किला देकर छुड़ाई, लेकिन अब फिर से आक्रमण करने के लिए आ गया। लेकिन उसने कोई सहायता नहीं भेजी। हुमायूं की समय पर मदद न मिलने के कारण विक्रमादित्य और उदय सिंह को, इन दोनों को कहाँ मिल, ननिहाल बूंदी भेज दिया गया। हाड़ी रानी कर्मावती ने दुर्ग की जिम्मेदारी देवलिया, ये कौन थे? देवलिया जो प्रतापगढ़ में स्थित है, बाघ सिंह था, बाघ सिंह की छत्री स्थित है। और देवलिया की स्थापना जो है सूरजमल ने की थी, और प्रतापगढ़ की स्थापना जो है वो 1699 में कौन करता है? प्रताप सिंह करता है। तो देवलिया को ये जिम्मेदारी सौंप दी। देवलिया के नेतृत्व में क्या होता है? जोहर होता है, जोहर नहीं, शाखा उस समय हो जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा जो 1534 में होता है, ये शाखा होता है। और इसमें जो केसरिया करता है बाघ सिंह, और रानी कर्मावती, हाड़ी रानी जो कर्मावती थी, इनके नेतृत्व में क्या होता है? जोहर होता है। 1200 महिलाओं के साथ ये जोहर होता है। ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा होता है। पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पुतल दे, ये पृथ्वीराज सिसोदिया था, वही अकबर की अधीनता स्वीकार जिसने की थी। तो अकबर की अधीनता स्वीकार करने में जैसलमेर का हर राय था, और बीकानेर का कल्याणमल था, जिसने सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी। मारवाड़ का भारमल, राजपूताना में पहला शासक है भारमल, कछवा वंश का, उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्री का विवाह भी करवाया था। और मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का, जिसने अधीनता स्वीकार की थी, अपनी बेटी का विवाह जहांगीर के साथ करवाया था। उसमें रावचंद्र सेन भाग लेते हैं लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। तो पृथ्वीराज जो सिसोदिया था, उनकी दासी पुत्र पुतल दे से पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की 1537 को क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। लेकिन उदय सिंह को स्वामी भक्त पन्ना था, और पन्ना दास जो है हरचंद हाकला की बेटी थी, इसने इनको बचाकर अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। और उदय सिंह को कुंभलगढ़ लेकर चली गई। वहां के किलेदार आशा बारड़ थे देवपुरा, उन्होंने उसमें अपने पास रख दिया। और लालन पालन जो इनका कहाँ पर होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। आगे है राणा उदय सिंह। 1537 से लेकर 1572 का जो शासनकाल है राणा उदय सिंह का है। किसका है? राणा उदय सिंह का है। इनके पिता का नाम जो है संग्राम सिंह था, माता का नाम कर्मावती था। राणा उदय सिंह का जन्म चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था, लेकिन लालन पालन जो है वो कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। राणा उदय सिंह का 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ में प्रथम राज्याभिषेक हुआ था। उदय सिंह ने 1540 में बनवीर की हत्या कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, और 1540 में बनवीर की हत्या होती है। इसके साथ ही इनके दो बेटों का जन्म होता है। महाराणा प्रताप का जन्म भी 1540 में होता है, और इनके भाई शक्ति सिंह का जन्म भी 1540 में होता है।
उदय सिंह का दूसरा राज्याभिषेक कब होता है? 1540 में होता है, जब उनकी हत्या करता है। किसकी? बदनवीर की, दाशिव पुतलदेव का पुत्र था। उदय सिंह मेवाड़ का ऐसा प्रथम शासक था जिन्होंने अफगानों की अधीनता स्वीकार की तथा चित्तौड़गढ़ की चाबियां शेरशाह सूरी के पास भेज दी थी। शेरशाह सूरी वही है जिसके मध्य गिरी सुमेल का युद्ध जैतरनपाली में 5 जनवरी 1544 में लड़ा था, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है और राव मालदेव जो मारवाड़ का शासक था वो हार जाता है उसमें। और राव मालदेव नहीं, शेरशाह सूरी कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता है। तो उसमें क्या, ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग जीत लेता है उसमें राव मालदेव से, लेकिन फिर आक्रमण करके राव मालदेव है ये दुर्ग वापस ले लेता। कहते हैं कि 1544 में ये युद्ध लड़ा, लेकिन 1545 में इसे बारूद से उड़ा दिया जाता है और उनकी मौत हो जाती है। आगे बात करें तो चित्तौड़ की सभा दे दी थी और 1559 में धोनी नामक स्थान में उदयपुर नगर बसा और उदय सागर झील भी बनाई थी। उदय सिंह के शासनकाल में 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। बिल्कुल अकबर ने आक्रमण किया था। साका जोहर सब कुछ होता है। उदय सिंह सेनापति जयमल फतेह ये कहाँ के थे? जयमल राठौड़ और कल्लाजी राठौड़ ये मेड़ता के थे। फतेह ससुदिया ये शाहपुरा के थे, शाहपुरा नहीं बिजुलिया के थे ये। तो किले को सौंपकर गोगुंदा चले जाते हैं। 23 जनवरी 1568 ईस्वी को जयमल फतेह और जयमल के भतीजे कलाजी राठौड़, जैसे 4 हाथों वाले देवता का नागराज का होता है, जिनका जन्म जो है वो मेड़ता में हुआ। 4 हाथों वाले देवता इस युद्ध में ये मारे गए। केसरिया उनकी रानी थी इनकी जो फूल कंवर, जो फतेह संसोदिया की पत्नी थी, के नेतृत्व में जौहर हुआ और चित्तौड़ का तीसरा शाखा या अंतिम शाखा संपन्न हुआ। उदय सिंह का 28 फरवरी होली के दिन ही 28 फरवरी 1572 को क्या हो जाता है? निधन हो जाता है और यहीं पर इनकी छतरी बनी थी और इसी दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। अकबर ने उदय सिंह को अपने अधीन कर लिया और 2 शिष्टमंडल भेजे, जिनका पहला शिष्टमंडल राजा भारमल था और दूसरा शिष्टमंडल टोडरमल हुआ भगवान भगवंत दास थे। अगला शासक है महाराणा प्रताप। 1572 से 1597 का जो ईस्वी खंड है, कालखंड है, वो है महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप के उपनाम है महाराणा प्रताप को क्या कहा जाता है? महाराणा प्रताप के उपनाम मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है, पाथल एवं पीथल साथ ही नाम है। और जो बचपन का नाम है कीका, गज केसरी आदि नामों से ने नीला घोड़ा असवार कहा जाता है, रामदू जी की तरह इन्हें भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को उदय सिंह और रानी जो है जयवंता बाई पाली के अखेराज सो नगरा की पुत्री, और इनका जन्म जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। महाराणा प्रताप का सर्वाधिक जो बचपन है राजसमंद जिले में गुजरा भीलों के साथ। महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में होता। उनके तलवार कृष्णदास ने बांधी थी। महाराणा प्रताप को समझाने या समझौते के दौरान अकबर ने 4 भेजे थे, 4 सेनानायक भेजे थे। जलाल खां कोरची को भेजा था 1572 में पहली बार, मान सिंह कछवा को जून 1572 में दूसरी बार भेजा था और तीसरी बार भगवंत दास को सितंबर 1573 में भेजा था और टोडरमल को चौथी बार भेजा था दिसंबर 1573 में भेजा था। 4 शिष्टमंडल भेजे थे। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में A.L. श्रीवास्तव एवं राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों के अनुसार 18 जून है और 21 जून जो है ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा एवं हिंदी साहित्य अकादमी की पुस्तकों के अनुसार है कि युद्ध लड़ा जाता है। अलग अलग तारीखों के अनुसार 1576 ईस्वी में अकबर की तरफ से मान सिंह मर्दाना हाथी पर सवार होकर और राजसमंद का एक गांव है मोलेला जहां पर अपना सेना का पड़ाव डालता है और महाराणा प्रताप जहां पड़ाव डालता है वो लोहा सिंह गांव राजसमंद का है। तथा महाराणा प्रताप हरा भाग का नेतृत्व कौन करता? इसके प्रिय मित्र ही थे हाकिम का सूर्य के मध्य ये अब युद्ध लड़ा जाता जिसमें प्रताप की पराजय होती है, लेकिन वे प्रताप को बंदी नहीं बना सके। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और
महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के लूणा, रामप्रसाद, गजराज, गजमुख हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई। युद्ध में महाराणा प्रताप घायल होने के बाद राजसिंह छलाबीदा को धारण करवा कर युद्ध भूमि से बाहर कहाँ चले गए, बलीचा गांव चले गए। वहां पर महाराणा प्रताप ये बलीचा नाथद्वारा तहसील हल्दी घाटी में ये बलीचा पड़ता है। वहीं पर क्या होता है, महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था चेतक, उनकी छतरी बनी हुई है। वहीं पर उसने अंतिम सांस ली थी, तो अंतिम सांस जहाँ ली थी वहीं पर उनकी छतरी बनी है। चबूतरा कह सकते हैं, छतरी जो है बलीचा गांव में। रक्त तलाई का संबंध हल्दी घाटी को ही रक्त तलाई कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स ने राजस्थान का क्या कहा है, या मेवाड़ का थर्मोपली कहा है। अबुल फजल ने क्या कहा, खमनोर का युद्ध कहा था। आंखों देखा हाल बदायूनी ने, बंदा गंदा था इसने गोगुंदा का युद्ध कहा था इसे। और बदायूनी ने अपने ग्रंथ मुल्क खाओ उल तवारीज में इस युद्ध का वर्णन किया है। हल्दी घाटी के युद्ध को डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अनिर्णायक युद्ध कहा। कोई निर्णय नहीं हुआ, ये बताता है कि कोई निर्णय नहीं हुआ, न प्रताप जीता न मानसिंह जीता, अनिर्णायक युद्ध रहा था ये। फिर 1582 में युद्ध लड़ा जाता है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध है ये 1582 में लड़ा जाता है। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त करने के लिए अभियान दिवेर से प्रारंभ किया। इसने अभियान जो है कहाँ से शुरू किया, दिवेर से। मेवाड़ की भूमि को मुक्त करने के लिए इस जो है मुगलों की 36 चौकियों पर अधिकार किया था। 1582 ने प्रताप और अकबर के मध्य दिवेर का युद्ध, जिसमें कर्नल जेम्स ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा, क्योंकि यहाँ से महाराणा प्रताप की विजय की शुरुआत हुई। मैराथन दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल गढ़ पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप अकबर द्वारा मेवाड़ की 36 मुगल चौकियों को बंद करना पड़ा। महाराणा प्रताप ने मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अलावा पूरे मेवाड़ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, लेकिन चित्तौड़ पर वो वापस शासक नहीं बन पाए, महाराणा प्रताप नहीं जीत पाए। महाराणा प्रताप ने अंतिम समय में 1585 को चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी घोषित की थी। चावंड में 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की 57 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि ये इसको तीर लग जाता है महाराणा प्रताप को, जिसके कारण उनकी मृत्यु होती है। महाराणा प्रताप का अंतिम जो है संस्कार बारडोली उदयपुर में किया गया है, जहाँ उनकी 8 खंभों की छतरी, तो बारडोली उदयपुर में 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो 8 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ बनी है, बारडोली उदयपुर में बनी। तो बारडोली उदयपुर में जो है वो महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई 8 खंभों की। और 1580, 1578, 79 और 80, इसके मध्य कुंभलगढ़ का योद्धा कह रहा है पहला शासक था शाहबाज खान। शाहबाज खान ऐसा पहला शासक था जिन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग को एक बार जीता था। और ये आक्रमण जो है 1578 में होता है, क्योंकि 1580 में जो है अब्दुल रहीम खान खाना, जो रहीम थे ना कवि, उन्होंने आक्रमण किया था। लेकिन क्या होता है, इनके पुत्र अमर सिंह ने उनके पूरे परिवार को बंदी बना लेते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप उनको छुड़ा के ले आते हैं, क्योंकि ऐसे अत्याचार सह नहीं सकते। वो तो बस ऐसे ही कर लेते हैं, अकबर के कहने पर रहीम जी आक्रमण कर लेते हैं। लेकिन जो अमर सिंह है, इनका जन्म जो है बलिंचा गांव में हुआ था, जो राजसमंद जिले, बलिंचा नहीं, मचिंदा गांव राजसमंद जिले में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म होता है। तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो 19 जनवरी 1597 को हुई थी। इनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था, बारडोली उदयपुर में हुआ था। बारडोली उदयपुर में इनका अंतिम संस्कार हुआ, वहीं पर 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। और हल्दी घाटी के निकट जो बलीचा गांव है वहां पर चेतक की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खान को 3 बार 78, 79 और 80 पर भेजा था मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन तीनों बार असफल रहा था। बात करते हैं अमर सिंह प्रथम की, जिन्होंने जहांगीर के साथ मेवाड़ मुगल संधि होती। तो ये जो इनका शासनकाल है 1597 से 1620 ईस्वी का है। अमर सिंह प्रथम
महाराणा प्रताप के पुत्र थे जिनका राज्याभिषेक चावंड में हुआ था। जिनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चावंड में हुआ था। अमर सिंह प्रथम के पुत्र करण सिंह और संसदीय सरदारों के कहने पर करण सिंह ने जिद की थी। करण सिंह के कहने पर ये मेवाड़ मुगल संधि होती है जहांगीर और अमर सिंह के मध्य। तो अमर सिंह प्रथम के पुत्र थे करण सिंह और संसदीय सरदार के कहने पर अमर सिंह ने 5 जनवरी 1600, ये 5 जनवरी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, क्योंकि 5 जनवरी 1544 में ग्रीष्मेल का युद्ध लड़ता है और 5 जनवरी और 1615 को, क्योंकि 1614-15 में किसकी, अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो 1615 को मुगल मेवाड़ मुगल संधि होती है। निम्न शर्तें रखी जाती है कि इन शर्तों के माध्यम से ही हम संधि करेंगे कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो मेवाड़ के शासकों को वापस दे, लेकिन दुर्ग की मरम्मत कभी नहीं करा सकेंगे। आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो ले सकते लेकिन दुर्ग की दोबारा मरम्मत नहीं कर सकते। मुगल मेवाड़ वैवाहिक संबंध स्वीकार नहीं करेंगे। मुगलों के साथ विवाह वगैरह कुछ नहीं होगा, वैवाहिक संबंध तो बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। ये दूसरी शर्त थी। और तीसरी शर्त ये थी कि मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। जहांगीर ये छोड़ देगा। क्वेश्चन पूछा गया कि जहांगीर ने राजपूताना के किन राजाओं को मुगल दरबार में न आने की छूट दी थी, कि वो उनकी मर्जी, आए तो और ना आए तो उनकी मर्जी है। तो वो मेवाड़ के राणाओं को छूट दी थी। आगे शाही सेना में महाराणा 1000 सवार, शाही सेना में महाराणा 1000 सवार रखेगा। महाराणा का ज्येष्ठ कुंवर शाही दरबार में उपस्थित होगा आदि। अमर सिंह प्रथम का जो देहांत है वो 26 जनवरी 1620 को हुआ था। उनकी क्या है कि ये जो होती है ना संधि करने के बाद उनका कुछ मूड ठीक नहीं रहता। ये मतलब अटक भागते रहते और जंगलों में ही ज़्यादा रहते थे बाद में, क्योंकि संधि करना इन्होंने उचित नहीं समझा, औचित्य भी नहीं था और इन्होंने उचित भी नहीं समझा। और 1620 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी छतरी जो आहड़ उदयपुर में बनी है, आहड़ उदयपुर, आहड़ क्या है, एक सभ्यता स्थल है, तो वहीं पर इनकी छतरी जो है बनी हुई है अमर सिंह प्रथम की। अमर सिंह मेवाड़ का पहला महाराणा था जिसने मुगलों के साथ संधि की थी। जहांगीर ने एकमात्र मेवाड़ राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित न होने की छूट दी थी। इस संधि के बारे में कर्नल जस्टर ने कहा कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते, देखो बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, ना कि बल से। बस खुद के समझौते से किया था, शर्तें रखे थे, उनके माध्यम से हुआ था, बल्कि वो बल से अपने अधीन नहीं कर सका। संधि का मुख्य कारण था अमर सिंह प्रथम का पुत्र कर्ण सिंह। कर्ण सिंह बहुत ज़्यादा कहता है तो उनका कहना मान लेते हैं और ये संधि होती है। अगला शासक है करण सिंह। करण सिंह शासक बनता है 1620 से 1628 में। पिछोला झील के किनारे जग मंदिर महल, जिसका निर्माण कर्ण सिंह ने आरंभ किया था। इनको पूरा है जगत सिंह पुत्र ने किया था, इनके बेटे ने किया था। पिछोला झील के किनारे जग मंदिर महल का निर्माण करवाया था कर्ण सिंह ने। 1623-24 ईस्वी में शाहजहाँ खुरम था, शाहजहाँ को पिछला झील के जग मंदिर महल में शरण दे दी। इन्होंने कर्ण सिंह और शाहजहाँ ने दोनों भाई बने थे। अपनी जो पगड़ियाँ है वो बदला दी थी। कहते हैं इन दोनों की जो पगड़ियाँ है वो बागौर की हवेली जो उदयपुर में स्थित है, जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है, उसी में इनकी पगड़ियाँ हैं। तो उनका इसी जग मंदिर को देखकर शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में ताजमहल बनाया था। जब इस जग मंदिर को देखा तो शाहजहाँ को लगा कि मैं मुमताज़ महल जो इनकी पत्नी थी, जिनकी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है, तो शाहजहाँ जो है वो आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। और कर्ण सिंह ने कर्ण विलास तथा दिलखुश महलों का निर्माण करवाया था। अगला शासक है जगत सिंह प्रथम। और जगत सिंह जो प्रथम है ये कर्ण सिंह के बेटे थे। कर्ण सिंह अमर सिंह प्रथम के पुत्र थे और अमर सिंह महाराणा प्रताप का बेटा था और महाराणा प्रताप उदय सिंह का था। तो जगत सिंह प्रथम की बात करते हैं। एक कथन कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने कि ये राणा सांगा और महाराणा प्रताप के मध्य ये उदय सिंह नहीं आता तो इतिहास की
पर नहीं, कुछ और होते हैं, कुछ अलग ही नज़रिया होता है उनका। लेकिन उदय सिंह आ ही जाता है। बात करते हैं जगत सिंह प्रथम की। 1628 से 1652 का जो कालखंड है, शासक क्रम है, वो जगत सिंह प्रथम का है। 1628 से लेकर 1652 ईस्वी का। जगत सिंह प्रथम ने पिछला झील के किनारे बने जग मंदिर महल का निर्माण पूरा करवाया। शुरू तो कर्ण सिंह ने किया था, पूरा जगत सिंह प्रथम ने किया था। जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? जगदीश मंदिर का निर्माण कराया। और जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक कौन थे? कृष्ण जी भट्ट थे। कौन थे? जगन्नाथ राय प्रशस्ति के जो लेखक है वो कृष्ण भट्ट जी भट्ट थे। और जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण कराया था। और जगत सिंह प्रथम ने इनकी धाय माँ थी, जिन्होंने इनकी रक्षा की थी जगत सिंह प्रथम की, धाय माँ थी नौजूबाई के नाम पर। नौजूबाई का मंदिर निर्माण करवाया था। तो नौजूबाई थी, नौजूबाई के लिए नौजूबाई के मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, क्योंकि अगले एक शासकों की जो बात है हम अगले भाग नंबर 2 में करेंगे। तो बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि शासक की शुरुआत भी वहीं से होती है और वहीं पर उनका अंत हुआ था। और चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये मैसा पठार पर स्थित है, जिसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। वहल मछली की आकृति के समान ये किला स्थित है। और 734 में बाबा रावल ने मानमोरी से ये किला जीता था। इसका जो पुनर्निर्माण है, निर्माण जो है चित्रांगद मौर्य ने, चित्रकूट दुर्ग कहा जाता है, चित्रांगद मौर्य ने निर्माण करवाया था। और पुनर्निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। प्रथम आवासीय किला है, प्रथम किला जिस पर खेती की जाता है, प्रथम आवासीय किला है। और दूसरा आवासीय किला कौन सा है? तो दूसरा जो आवासीय किला है वो है जैसलमेर का किला। इसके बारे में एक कथन है कि गढ़ तो चित्तौड़ है, बाकी सब गढ़या है। तो इसमें नवलखा भंडार स्थित है, नवलखा बुर्ज और नवलखा महल है। 3 नवलखा से संबंधित इसमें स्थित है। और नवलखा आभूषण है वो गले में पहना। पंडित श्यामनारायण पांडे ने कहा कि इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, किधर चले तुम सन्यासी। मुझे न जाना गंगा सागर और न ही रामेश्वर काशी, और तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। ऐसा कथन किसने कहा था? पंडित श्यामनारायण पांडे ने कहा था। अगर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में और बात की जाए तो इसमें प्रमुख दर्शनीय स्थल स्थित है, जैसे कि लाखोटा की बारी स्थित है, पद्मनी पैलेस है, वही रानी है जिसके नेतृत्व में पहला जौहर होता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रावल रतन सिंह की ये पत्नी थी, गंदुर सेन की बेटी थी। भारमल की हवेली स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण जो है वो उदय सिंह करवाता है। संत रैदास की क्षत्रिय मीराबाई के ये गुरु थे, और संत रैदास की मृत्यु है वो चित्तौड़गढ़ में हो जाती है, और इसलिए संत रैदास की यहाँ पर छत्री, और ये समार जाति के रामानंद के शिष्य थे। और फिर जो है मीराबाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग छोड़ देती हैं, किसके कहने पर? तुलसीदास कहते हैं कि आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग छोड़ दीजिए, कहीं और चले जाइए। इसके साथ ही यहाँ पर रतन सिंह पैलेस स्थित है, गोरा बादल की छतरिया स्थित है, बाघ सिंह देवलिया के सरदार थे बाघ सिंह, कर्मावती ने इनको वहाँ भेजा था, तो कर्मावती के कहने पर ये आए थे, और यहीं पर इनकी छतरी स्थित है। आहाड़ा हिंडोला के महल स्थित है, विजय स्तंभ स्थित है, कीर्ति स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ है, कुंभा के महल है वो इस दुर्ग में स्थित है। पूछा जाए कुंभा के महल है वो किस दुर्ग में स्थित है, तो कुंभा के जो महल है वो इसी दुर्ग में स्थित है। इसके साथ ही मीरा मंदिर स्थित है। मीरा कहाँ की थी? कुड़की गांव नागौर की थी। उसमें कहते हैं पाली में पड़ता था, लेकिन नागौर जिले में स्थित है मीरा। और बात करते हैं कीर्ति स्तंभ हो गया, जो जयमल एवं फतेह सिसोदिया है इनकी छतरी स्थित है, जयमल राठौड़ एवं फतेह सिसोदिया। इसके साथ एक कलाजी राठौड़, सोमियाना गांव में इनका जन्म हुआ था, मेड़ता नागौर में। आश्विन शुक्ल अष्टमी को जो है इनके मेले का आयोजन किया जाता है। इनका जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो कहाँ लगता है? डूंगरपुर जिले में। कहते हैं कि बांसवाड़ा में इनकी 200 मंदिर बने हुए हैं कलाजी राठौड़ के।
इसके साथ ही श्रृंगार चौरी स्थित है। श्रृंगार चौरी का जो संबंध है वो राणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, जिसे वागीश्वरी कहा जाता है। संगीत प्रिय थी वो। सतबिश देवरी स्थित है। सतबिश देवरी से क्योंकि 27 देवरियों के कारण सतबिश देवरी कहा जाता है। 27 देवरियों के कारण क्या कहा जाता है? सतबिश देवरी कहा जाता है। इसके साथ ही देवडुंगरी स्थित। देवडुंगरी में क्या है? देवनारायण जी का मंदिर स्थित है देवडुंगरी में। राणा सांगा ने जिसका निर्माण करवाया था। बाण माता जो है वो सिसोदिया वंश कह सकते हैं या गुजरात राजवंश की कुल देवी है। तुलजा भवानी मंदिर स्थित है। कालिका माता मंदिर स्थित है। चलपीर शाह की दरगाह स्थित है। धाबाई पीर की दरगाह, नौ गजा पीर की। फतेह प्रकाश निर्माण, जो फतेह प्रकाश जो महल है फतेह सिंह ने निर्माण करा था। फतेह प्रकाश महल का निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। समिदेश्वर, नौ गजा पीर की दरगाह। समिदेश्वर त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? मुगल ने करवाया था। गोमुख कुंड स्थित है। भीम कुंड, शांतिनाथ जैन मंदिर स्थित, नवलखा महल स्थित है, वराह मंदिर है और 3 शाखों के लिए किला प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ का। तो साथियों आज का इतना ही टॉपिक है। अगले भाग में मेवाड़ के जो शासक हैं उनके भाग 2 में राज सिंह से लेकर अंतिम शासकों तक हम बात करेंगे। तो धन्यवाद।